if let us say there is a war-like situation, whether we are on the attack or we are on the defense, in either of the case, if there is war-like situation, what is India's preparedness? हमको ऐसे पढ़ना है, इंडिया पर अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता अटैक होता है या इंडिया डिसाइड्स टू वेज अ वॉर फॉर एनी रीजन, व्हाट इज इंडियाज लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस? अब ये लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस क्या होता है? लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस के लिए सबसे पहले मुझे ये देखना होगा जल थल वायु, दैट इज लैंड वाटर एंड एयर, what are the possible attacks that can happen in India and how will I neutralize those attacks? जैसे कि ये जो पिक्चर थी जो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है और आपको दिखती रहेगी, ये है एयर डिफेंस सिस्टम. द नेम ऑफ दिस इज एंटी मिसाइल सिस्टम इसको बोलते हैं, बट द प्रॉपर नेम वुड हैव बीन द एयर डिफेंस सिस्टम. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द एयर डिफेंस सिस्टम? एयर डिफेंस सिस्टम को हम तीन चार चीजें ऐसे रैंडमली हम डिस्कस करते टू गेट अ लिटिल फील ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ इट, देन वील गो बाय स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऑफ दिस सब्जेक्ट. नाउ एयर डिफेंस सिस्टम होता है कि मान लीजिए कोई भी अनवांटेड एंटिटी अगर मेरी एयर स्पेस में है, इफ देयर इज एनी अनवांटेड एंटिटी इन माय एयर स्पेस, that unwanted entity can be an incoming missile, that unwanted entity can also be an aircraft, an unwanted entity can be a bomb, that unwanted entity can be a plane, that unwanted entity can be anything. It is not necessarily only the missiles. Any unwanted entity when it is entering my airspace, what is the airspace? जो मेरा एरिया है जहां पर मेरा स्वामित्व है, the area where I am the sovereign, where I am the sovereign, when India is its sovereign, if any unwanted entity enters, उनको सबसे पहले एयर स्पेस में क्लियरेंस चाहिए होती है कि हम जैसे प्लेन्स उड़ते हैं तो प्लेन्स भी कंट्रीज के ऊपर से तो उड़ते ही होंगे ना. अगर किसी को मान लीजिए यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाना है, देयर विल बी कंट्रीज विच विल कम अक्रॉस, बट द प्लेन कैन नॉट क्रॉस दैट कंट्री until it has got the approval from the authority that I can use your airspace or not. इसलिए जो वो फ्लाइट डिलेज होते हैं वो यही होते हैं जब किसी भी वेदर कंडीशंस की वजह से वो एयर स्पेस आपकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, क्योंकि आप साइमल्टेनियसली एक ही रूट पर मल्टीपल प्लेन्स को उड़ा नहीं सकते. बहरहाल अगर मेरे एयर स्पेस में कोई भी अनवांटेड एंटिटी एंटर करती है, सो आई हैव 2-3 ways टू टैकल दैट. द बेस्ट वे इज इफ आई हैव इनफ फाइटर जेट्स. जैसे इंडिया का केस, अब हम इजराइल की बात नहीं करेंगे, इजराइल कंपेरेटिवली एक कम ज्योग्राफिकल एरिया वाली कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री जिसका ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा है, मैं चाहकर भी हिमालयाज में इस तरीके का सिस्टम नहीं लगा सकती. इसको समझने के लिए हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग वॉर भी समझेंगे, दैट वाज द वॉर ऑफ कारगिल. कितने बच्चों को कारगिल वॉर के बारे में पता है? लक्ष्य मूवी, शेरशाह मूवी, बहुत सारी मूवीज बन गई उसमें, है ना. थैंक्स टू देम हमको कारगिल के बारे में कुछ कुछ पता है. कब हुई थी कारगिल वॉर? 1999. यानी कलाम साहब मिसाइल्स तो बना चुके थे. ठीक. कारगिल वॉर इतनी इंटरेस्टिंग है कि दुनिया का कोई भी डिफेंस स्कूल हो किसी भी कंट्री का, वो सबको कारगिल वॉरफेयर सिखाता है. कारगिल वॉरफेयर और कारगिल, द इंडियाज डिफेंस ऑफ द कारगिल्स is actually a subject in any military school or defense school across the world. It was such an interesting war. Reason being, this was a mountain warfare. इससे पहले कभी भी इतने ऊंचे पहाड़ों में वॉरफेयर नहीं हुआ. हम कारगिल वॉरफेयर के थ्रू भी समझेंगे बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स की लिमिटेशंस कहाँ पर आती हैं. हमारे पास अग्नि मिसाइल है वो ठीक है, लेकिन क्या हम अग्नि मिसाइल्स को या हम पृथ्वी मिसाइल्स को यूज कर पाएंगे? करेंगे तो किस सिचुएशन में करेंगे? कारगिल वॉरफेयर में मैंने मिसाइल्स क्यों नहीं लॉन्च करी? कारगिल वॉरफेयर में मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं था? कारगिल वॉरफेयर में गुंजन सक्सेना क्यों हीरो बनी? गुंजन सक्सेना कौन थी? फाइटर पायलट. अजय आहूजा क्यों हीरो बना? राइट, ये सब शहीद हैं. अजय नॉट सक्सेना बट अजय आहूजा साहब तो शहीद है. राइट, तो मैं जब कारगिल वॉर को देखता हूं तो फिर फाइटर पायलट्स मेरे हीरोज हैं. यानी कि जब मुझे एयर को, मेरी एयर स्पेस को डिफेंड करना होता है, इट इज नॉट ऑलवेज द एयर डिफेंस सिस्टम, यू ऑल्सो समटाइम्स नीड गुड फाइटर जेट्स. इसके लिए इंडिया ने क्या खरीदे अभी? राफेल, है ना. थोड़ा सा आई वुड रिक्वेस्ट एटलीस्ट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉनसेंसिकल पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के
भारत के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है, इसके बीच में डिस्टिंग्विश करना जाना, राइट। राफेल के अगेंस्ट जो पूरी पॉलिटिक्स हुई थी, इट वॉज अ सैड सिचुएशन, इट वॉज वेरी वेरी सैड सिचुएशन। इंडिया इज इन डायर नीड ऑफ एयरक्राफ्ट। इंडिया के पास अगर नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट और स्क्वाड्रन नहीं हुआ, जैसे आपके जो आर्मी चीफ हैं द्विवेदी साहब है, राइट, आर्मी चीफ ने बोला है ना, भाई भर्तियां करो, भर्तियां करो, JNK, लद्दाख, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट, सब जगह आपके यहाँ अब डिस्टर्बेंस होने। डू यू सी, ये कोइंसिडेंस नहीं होता बेटा, ये जो होता है वर्ल्ड ऑर्डर जो डिस्टर्ब होता है, ये कोइंसिडेंस नहीं होता। सिमिलरली डिफेंस टेक्नोलॉजी में बातें नहीं, क्या है इंडिया के पास, क्या इंडिया कर सकता है, इंडिया ने कारगिल वॉर में मिसाइल्स यूज क्यों नहीं करी, ये मुझे अगर आंसर्स आ गए, मैं अपने आप मेंस और प्रीलिम्स के लिए तैयार हो जाऊं। When I talk about defense technology, we will be studying defense technology in multiple heads. What are those multiple heads? We will be first understanding what are the basic missiles and how they were developed. Then we will understand what is the air defense system and how air defense system works in in combination with the missile system of the country. ये सब missiles हैं, air defense system में भी जो use हो रही है वो missiles ही है. Then I will be talking about the naval warfare. सबसे ज्यादा कठिन जो वॉरफेयर होती है वो होती है नेवल वॉरफेयर. देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंडियाज प्रिपेयर्डनेस इन दी एयर. एयर और लैंड वॉरफेयर गो हैंड इन हैंड, दे आर नॉट सेपरेटेड, बट व्हाट हैज इट्स ओन एक्सपर्टीज, व्हाट हैज इट्स ओन चैलेंजेस इज द नेवल वॉरफेयर. हाउ विल इंडिया टैकल इफ आवर कोस्ट्स आर अटैक. इतिहास गवाह है कि हमारा कभी भी अगर एज अ देश पतन हुआ है, वो इस कारण से हुआ है क्योंकि हमने अपनी नेवी और कोस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया. हमने अपने कोस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया. हमने इंडियन ओशन में डोमिनेंस बनाने की कोशिश करी ही नहीं. चाइना हमको इंडियन ओशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं. व्हेन आई टॉक अबाउट डिफेंस टेक्नोलॉजी, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड. ठीक है, हम बीच बीच में प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखेंगे. इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे. ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये कौन सी मिसाइल के लिए पूछा गया? अग्नि 4. तो सबसे पहले मैम मिसाइल्स के ऊपर प्रीलिम्स को क्वेश्चन आते हैं. ये रहा, ये प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन. यानी कि अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 क्या है, कैसी है, मुझे पता होना चाहिए. इसके आगे वो क्या पूछ रहा है, कैसी मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस. इज इट फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली. इट कैन डिलीवर 1 ton न्यूक्लियर वॉरहेड अबाउट 7500 किलोमीटर्स. क्या मैं इसको अपनी जेनेरिक नॉलेज से सॉल्व कर सकता हूँ? ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसमें फिर भी एलिमिनेशन टेक्निक लग सकती है कि अगर आपको कोई भी एक ऑप्शन पता है तो मैं उसको पकड़ के आगे बढ़ सकता हूँ. लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स में, कैसे आ रहे हैं? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3. वो खुशी भी आपसे छीन ली गई. तो आप अब एलिमिनेशन भी नहीं कर सकते, एलिमिनेशन एलिमिनेट हो चुका है. अब how should I proceed? I have seen a question, I have seen the kind of depth UPSC wants from me. I cannot mug up every missile. कर ही नहीं सकता, मैं हर मिसाइल का रट्टा नहीं लगा सकता. तो इसलिए बेसिक तरीका और अच्छा तरीका क्या होगा, मैं उस मिसाइल की यूटिलिटी समझ लूँ कि मेरे डिफेंस में क्या है, मुझे अपने आप मिसाइल्स याद होनी शुरू हो जाएंगे.